वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 263 पर आ जाइए। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से ऑड को छाटिए तो निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए। नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, बेरी। देखिए नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है। यहाँ जो कलर ब्लाइंडनेस है मतलब इसको बोलते हैं बढ़ांधता, तो ये एक जेनेटिक डिसीज़ है। ठीक है। लाल, हरा और नीला में भेद नहीं कर पाता कलर ब्लाइंड व्यक्ति। ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस एक अनुवांशिक रोग है, एक जेनेटिक डिसीज़ है, बाकी सब विटामिन से होने वाले रोग हैं। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए, स्कर्वी विटामिन सी, बेरी विटामिन बी से। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का राज्यपाल एक ही है। एक ही है क्या? आनंदीबेन पटेल। ठीक है। उत्तर प्रदेश की तो राज्यपाल थी ही वो, लेकिन उसके बाद उन्होंने अतिरिक्त प्रभार संभाला मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी, और वर्तमान में दोनों की राज्यपाल बनी हुई हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट चूँकि करेक्ट हो जाता है तो यहाँ केवल पहला है, तो इसको तो एलिमिनेट कर दो, ये भी नहीं हो सकता। होगा अब सही वही जिसमें तीनों होगा, 3 होगा। तो 1 और 3 सही हो जाता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र होता है, गवर्नर, कई बार बताया। और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा वही है जो राष्ट्रपति बनने के लिए, यानी 35 वर्ष। 30 वर्ष किसी के लिए होगी फिर राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। 1 और 3 सही है, सी इसका आंसर। तो किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 35 वर्ष है, 30 वर्ष नहीं है। इनमें से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है ये, और आपको पता होना चाहिए, कई बार बताया। नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय स्रोत वो हैं जिनका जो है रिन्यूएबल किया जा सकता है, जिनको, ठीक है, वो ख़त्म ना होने वाले, जैसे कि पवन ऊर्जा नवीकरणीय है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय है। ठीक है। लेकिन जो पेट्रोल हो गया, पेट्रोल ऊर्जा, कोल ऊर्जा, एलपीजी, ये एक दिन कभी ना कभी समाप्त हो जाने, तो ये अनवीकरणीय है। तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत वे हैं जिनका पुनर्भरण होता रहता है, जैसे सौर ऊर्जा, और क्या है, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। पृथ्वी इनका स्वतः ही पुनर्भरण करती रहती है। ठीक है। लेकिन विगत कुछ वर्षों में मनुष्य ने अपने संसाधनों का दोहन इतनी तीव्र गति से किया है कि पृथ्वी भी इनका पुनर्भरण करने में असहाय सी महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका कारण क्या है? इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बिल्कुल एक गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, और भारतीय संविधान में भी नहीं है उल्लेख। तो ए और आर दोनों सही हैं, व्याख्या भी कर ही रहा, तो ए है इसका आंसर। तो गैर संवैधानिक निकाय वे होते हैं जिनका संविधान में लिखित उल्लेख नहीं है तथा जिनको आवश्यकता के अनुसार बाद में संसद के अधिनियम द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नीति आयोग, ठीक है, और राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, सारी की सारी ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, कथन है भाषा के आधार पर पुनर्गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। तो इसका कारण है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। भाषा के आधार पर बिल्कुल आंध्र प्रदेश है, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। देखिए सही दोनों हैं, सही दोनों हैं, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। आपको विदित हो कि भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन
वर्ष 1953 में किया था, लेकिन दोनों के दोनों यहाँ करेक्ट हैं, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो देखिए, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। बंगाल विभाजन करने वाला लॉर्ड कर्जन है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को पता है आपको, स्थायी बंदोबस्त। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव दिया था? सुझाव किसने दिया था? सुझाव की बात हो रही है, M.N. रॉय। तो सर्वप्रथम संविधान सभा का सुझाव वर्ष 1934 में M.N. रॉय ने दिया था। इसके पश्चात वर्ष 1934 में ही जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव को कांग्रेस ने जो है 18 जून 1934 में औपचारिक रूप से उसको स्वीकार कर लिया, मान्यता दे दी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। जापान से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, चार बताना कि इनमें से कौन सा सही है। जापान में होन्शु नामक द्वीप तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जापान में तेल उत्पादन के केवल 4 चिन्हित क्षेत्र हैं। जापान की राजधानी क्योटो है, और जापान में सबसे अधिक भूकंप आते हैं। बिल्कुल, जापान में सबसे अधिक भूकंप आते हैं। जापान में तेल उत्पादन के 4 चिन्हित क्षेत्र हैं, करेक्ट है। जापान में होन्शु नामक द्वीप तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जापान की राजधानी क्योटो नहीं है, जापान की राजधानी टोक्यो है। क्योटो तो उसका एक शहर है। अब थर्ड को एलिमिनेट हम करेंगे, जहाँ जहाँ थर्ड है वो नहीं होगा। चूँकि चौथा भी करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 4। 1 2 4। तो जापान की राजधानी है टोक्यो, ना कि क्योटो। क्योटो जापान का शहर है। जल्लीकट्टू से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, जल्लीकट्टू कर्नाटक का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। यह पोंगल त्यौहार का हिस्सा है, जो मट्टू पिंगल के दिन मनाया जाता है। इस त्यौहार को यरूटा और मंजू बिरट्टू के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है सांडों को पकड़ना। इस खेल की परंपरा 2500 वर्ष पुरानी मानी जाती है। 2500 यानी सिंधु घाटी सभ्यता की आधी हो गई। ये तो करेक्ट है, करेक्ट है। चौथा भी करेक्ट है, दूसरा भी, लेकिन पहला गलत है। जल्लीकट्टू है तमिलनाडु का। एक को एलिमिनेट करो तो, एक को हटा दो, 2 3 और 4 इसका उत्तर हो जाएगा सी। तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है, ना कि कर्नाटक का। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते? अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में दिए जाते हैं, रसायन यानी केमिस्ट्री में दिए जाते हैं, शांति यानी पीस में दिए जाते हैं, लेकिन कृषि यानी एग्रीकल्चर में नहीं दिए जाते। तो नोबेल पुरस्कार विश्व प्रसिद्ध स्वीडिश वैज्ञानिक एवं डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल द्वारा स्थापित किया गया। इसके अंतर्गत 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं: चिकित्सा विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। WWW का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? पता ही होगा आपको, टिम बर्नर्स ली ने। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब प्रणाली के प्रवर्तक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कथन क्या कहता है? कथन कहता है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, और कारण कहता है कि गांधी जी के द्वारा न्यू इंडिया और यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया गया। कथन कुछ और कह रहा है, कारण कुछ और कह रहा है। पहले देखते हैं करेक्ट कौन कौन से हैं, उसके बाद स्पष्टीकरण तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। देखिए, महात्मा गांधी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, करेक्ट है। न्यू इंडिया है एनी बेसेंट की, यंग इंडिया है गांधी जी की। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, सी है इसका आंसर। तो देखिए, न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ जो है, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की रचनाएं हैं, पत्रिकाएं हैं, जबकि यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी की। इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। द सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, ऑप्शन नंबर बी। तो द सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ, याद रखिएगा सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्न में से नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? पहले बनाते हैं इंडिया का मैप। ठीक है, अब ये यहाँ है नेपाल। अब जो इसके आसपास के एरिया होंगे अधिकतर उन्हीं में ही होगा ये। ठीक है, और ख़ासकर जो ठंडे प्रदेश है ना, उनमें ज़्यादा होने चाहिए ये, क्योंकि नेपाल भी पठारी पहाड़ी है एक तरह से देखा जाए तो।
अब कर्नाटक को एलिमिनेट कर दो, उड़ीसा कहाँ है, ठीक है, सिक्किम एक चांस हो सकता है, बिल्कुल सिक्किम ही होगा। इसके अलावा असम के कुछ क्षेत्रों में, उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में, और पश्चिम बंगाल में भी है, वो दार्जिलिंग वाला एरिया ऊपर तक जा रहा है ना, सिक्किम जो सटा है, तो पश्चिम बंगाल में है, मेघालय में है, ठीक है, असम में है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो नेपाली नेपाल की राष्ट्रभाषा है। यह नेपाल के 50% लोगों की मातृभाषा है। यह भाषा नेपाल के अतिरिक्त भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मेघालय और उत्तराखंड में बोली जाती है। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? ये तो पता ही होगा आपको, मध्य प्रदेश की धरोहर है। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है खजुराहो। और ये किसने बनवाया था? चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित किए गए थे मंदिर, ठीक है। आज भी उत्कृष्टता का बखान करते हैं स्थापत्य की। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के मध्य कराया गया था। और यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो सर्वोत्तम है। दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दूरदर्शन की स्थापना 1959। तो 15 दिसंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना की गई और 1959 में दूरदर्शन का प्रसारण भारत के सभी रेडियो स्टेशन पर शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ 17 है, कुछ खिलाड़ियों के नाम है। राही सरनोबत, अपूर्वी चंदेला और मनु भाकर का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? क्या खेलती हैं ये? बास्केटबॉल नहीं खेलती, बेसबॉल नहीं खेलती, मुक्केबाज भी नहीं है, ये है शूटिंग। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से गठित होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ठीक है। मुख्य भाग की बात हो रही है, मुख्य अंश, परपटी का, वो भी पपड़ी का। तो देखिए, भूपर्पटी का ऊपरी भाग स्थलमंडल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। धरातल से 16 किलोमीटर की गहराई तक लगभग 95% भूपर्पटी चट्टानों से बनी हुई है। भूपर्पटी के 87% खनिज सिलिकेट हैं, ठीक है। क्वार्ट्ज के दो तत्व सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन हैं। इस प्रकार पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से ऑक्सीजन और सिलिकॉन से गठित होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। कोकड़ी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की शासकीय भाषा है? चंडीगढ़ की तो है नहीं कोकड़ी, ठीक है। दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ो, ये है दादर नगर हवेली की भी नहीं है, यह है दमन और द्वीप की, बी। तो देखिए, गोवा, दमन और द्वीप राजभाषा अधिनियम 1987 की धारा 34 के अनुसार राजभाषा अधिनियम 1987 यह प्रावधान करता है कि दमन एवं द्वीप की राजभाषा कोकड़ी होगी और कोकड़ी को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। और एक इम्पोर्टेंट है 71वां, ठीक है, 21, 71 और 92, ये जो संविधान संशोधन है भाषा से संबंधित है, ये पूछ लिए जाते हैं। अंतिम प्रश्न पर आ जाइए। कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या है? एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर और एक्टिव सर्वर पेजेस, ये दोनों हैं, ठीक है। तो ए और सी इसका आंसर हो जाएगा डी। तो देखिए, ASP का पूर्ण रूप है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। यह एक ऐसी कंपनी होती है जो अपने ग्राहकों को सॉफ्टवेयर एवं IT सेवाएं एक नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराती है। कंप्यूटर विज्ञान में ASP का पूर्ण रूप एक्टिव सर्वर पेजेस भी है, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे 20, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। धन्यवाद।